न्यूज एट वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आप न्यूज एट वन देख रहे हैं। न्यूज एट वन में आज फिर से अगले 40 मिनट तक हम उन विषयों पर बात करेंगे जो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है। और आज का पहला विषय रहेगा और पहली बड़ी खबर हमारी रहेगी, पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां लगातार जारी है। आपने भी देखा होगा पाकिस्तान किस तरह से बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान लगातार अपनी गीदड़ भभकियां दे रहा है। गृह मंत्री के बाद रेल मंत्री ने गीदड़ भभकी दी है। पाक रेल मंत्री ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है और ये भारत को युद्ध की धमकी दी है। परमाणु बम मिसाइलें प्रदर्शन के लिए नहीं, हनीफ ने कहा है। ये विदेश मंत्री हैं, वहां के रेल मंत्री, अब आप कीजिएगा। इन्होंने कहा है कि प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, ये तो भारत के लिए है। आंकड़ा भी बताया है कि 130 से ज्यादा बम जो है वो सिर्फ भारत के लिए रखे हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, वे केवल भारत के लिए। देखिए जरा, हनीफ ने कहा है पानी रोको और युद्ध के लिए तैयार रहो। पानी रोको और युद्ध के लिए तैयार रहो, ये पाकिस्तान वाले ये कह रहे हैं। गीदड़ भभकियां गीदड़ों की तरह ये चिल्ला रहे हैं वहां से। पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत पर परमाणु बम हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हमने शाहीन घोरी और गजनवी जैसी 130 मिसाइल भारत के लिए रखी गई है और अगर भारत सिंधु जल संधि को रोकता है तो हम उसकी शान से रोक देंगे। भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान के लिए परमाणु हथियार सजाने के लिए नहीं रखे हैं और अगर पाकिस्तान ने सजाने के लिए नहीं रखे तो भारत ने क्या सजाने के लिए रखे हैं? भारत ने भी उसी चीज के लिए रखे हैं। और पाकिस्तान इस गलतफहमी में है कि अगर वो 1 या 2 परमाणु का इस्तेमाल करता है तो भारत का कुछ हिस्सा जाएगा, लेकिन अगर भारत ने इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। हिरोशिमा और नागासाकी, आपने 2 देशों का नाम सुना होगा, खत्म हो चुके थे इसी परमाणु से। तो देश भर में इनके कुछ ठिकाने छिपे हुए। अब्बासी ने कहा है कि हमने ये मिसाइलें मॉडल बनाकर नहीं रखी हैं, इनका निशाना भारत की तरफ है। ये बात भारत भी जानता है कि हमारे पास हथियार है, इसलिए वो हम पर हमला नहीं कर रहा। देखिए कौन सा तर्क यहां पर दे रहे हैं कि भारत जानता है कि हमारे पास हथियार हैं और इसलिए हमला नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान भूल गया वो 1965-71 वो जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए थे। 90,000 से आसपास कुछ सैनिकों को बंदी बनाया था, फिर उनको छोड़ा गया था। लेकिन पाकिस्तान की जो मेमोरी है वो बिल्कुल छोटी मेमोरी है, उलझा हुआ, बौखलाया हुआ, छोटी से छोटी चीजों पर बौखला जाता है। लेकिन अब जब भारत ने पानी बंद कर दिया है तो पाकिस्तान के पास पानी अब नहीं पहुंचेगा और उसके बाद ही अब पाकिस्तान के सभी नेताओं का गला सूखने लगा है। वो इस तरह से धमकियां दे रहे हैं, भारत को धमकियां दे रहे हैं। ये तमाम विषय हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद जो गुस्सा और जो आक्रोश देशवासियों में देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो लगातार जारी है। एक तरफ कह रहे हैं कि परमाणु बम है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एक जिम्मेदार देश के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखते हुए पाकिस्तान किसी भी तटस्थ, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। अब पाकिस्तान 2 नावों पर सवार होगा तो कैसे काम चलेगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे पास परमाणु है और हम भारत पर इनका इस्तेमाल करेंगे, ये भारत के लिए रखे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम और हमारा देश शांति पर चलने वाला देश है, हमारा देश विश्वसनीय आधार पर चलने वाला देश है, हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो और इसका निष्कर्ष निकाला जाए। ये तमाम चीजें वहां के प्रधानमंत्री ने कही है। बिलावल भुट्टो आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो। ये नाम नया है, ये इंसान नया है, लेकिन नाम पुराना है। इसके परिवार से बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं। भुट्टो आपने बहुत सुने होंगे पाकिस्तान में। ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहे। क्या कहते हैं? सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहे। सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। ये तक कह दिया है भारत को, यानी भारत का खून बहेगा या तो हमारा पानी बहेगा। इशफाक डार हैं, वो भी वहां के मंत्री हैं। हनीफ, उन्होंने कहा है कि
पाकिस्तान रेलवे अपनी सेना की मदद के लिए हर वक्त तैयार खड़ा है। बता दें, हनीफ से पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशफाक डार ने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने वाले लश्कर के आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी बता दिया था। इसी पर आज बातचीत करेंगे। इसी पर आज कुछ एक्सपर्ट से राय लेंगे कि पाकिस्तान की ये गीदड़ भभकियां क्या भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, या पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपने देश को या फिर अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है। दो खास मेहमान हैं, मेजर जनरल एसके सिंह रक्षा विशेषज्ञ हैं, एसके सिंह जी हैं रक्षा विशेषज्ञ हैं, और प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी विदेश मामलों के जानकार हैं। दो ये खास एक्सपर्ट्स और दोनों आपकी टीवी स्क्रीन पर। मेजर साहब बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप समय दे रहे हैं। और प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बहुमूल्य समय निकाला है। ये समझ नहीं आता सर, ललन जी आपसे शुरू करूंगा, ये समझ नहीं आता, समझ से परे है। कल भी शायद मैंने पहला सवाल आपसे यही पूछा था कि ये समझ से परे है कि पाकिस्तान बौखलाया है, पाकिस्तान के पास मॉरल एजुकेशन नहीं है, पाकिस्तान के पास नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है। उनके मंत्री आते हैं, बयान दे के चले जाते हैं खिलौनों की तरह और कह रहे हैं कि भाई हम तो, हमारे पास परमाणु हैं, 130 बम तो हमने सिर्फ भारत के लिए रखे हुए हैं। ये गीदड़ भभकियां भारत पर क्या असर करेंगी सर? ये गीदड़ पाकिस्तान पहले भी कई बार ले चुका है। मैंने सुना टेलीविजन पर कई बार वहाँ के नेताओं को कहते हुए कि हमारे पास एक छटाक का परमाणु बम है, आधा किलो का परमाणु बम है, पावर का है, और इस तरह की बातें, और हम जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें पाकिस्तान के नेता बहुत दिनों से कह रहे हैं, और अब तो चूंकि दोनों ओर से लोहा गर्म है तो इस तरह का बयानबाजी तो तेज होने हैं, जाहिर है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि दुनिया के जो 10 बड़े न्यूक्लियर पावर इस वक्त हैं उसमें भारत और भारत के नीचे पाकिस्तान का ही नाम। पाकिस्तान के पास जो लेटेस्ट आंकड़े अभी आ रहे हैं उसमें लगभग 170 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं और भारत के पास 180 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। ये जो आंकड़ा अभी लेटेस्ट मिला, जो कुल वारहेड्स दुनिया में इस वक्त 12,333 माने गए हैं, उसमें ये हिस्सा भारत और पाकिस्तान का है। लेकिन भारत जो पाकिस्तान के जो परमाणु अस्त्र हैं उन कितने प्रभावशाली हैं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान का एक जो पावर है वो बारूद है और दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है जो उनको मदद किया है। वो तो चाइना का ही माल है शायद सर, ज्यादातर अपनी ताकत से ये चीजें बनाई है और हिंदुस्तान के पास इसकी पूरी टेक्नोलॉजी है। और अगर जरूरत पड़े तो हिंदुस्तान बहुत बड़ी मात्रा में इसको आगे तुरंत बना भी सकता। लेकिन भारत की पॉलिसी हमेशा से रही है कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम शांति के कामों में लाएंगे, विकास के कामों में लाएंगे, ऊर्जा के उत्पादन में लाएंगे। और देखिए, ऊर्जा के उत्पादन में भारत का जो न्यूक्लियर उत्पादन है इस समय दुनिया में 5वें स्थान पर आ गया। तो हमारी तो नीति हमेशा से रही कि न्यूक्लियर परमाणु शक्ति को हम अपने विकास के लिए रखेंगे, विनाश के लिए नहीं। हमने कोई पाकिस्तान या किसी देश को मारने के लिए बम नहीं बनाए हैं, हमारा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़ गई और हमें अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है तो मैं बातें मियाँ से बताना चाहूंगा कि वो रेल के मंत्री हैं और हमारी ताकत इतनी है कि हम रेल सहित उनको उड़ा सकते हैं। तो वो इस बात को भूल जाए कि इस तरह से गिदड़ धमकी देकर हम हिंदुस्तान को डरा देंगे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत पावरफुल मुल्क है, पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है और इस तरह से धमकी दे के पाकिस्तान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और हमने तो जो स्टेप लगाना था शुरू कर दिया और सिंधु जल के ऊपर जो समझौता था उसको समाप्त कर दिया है। उसका ऑफिशियल लेटर भी पाकिस्तान को हैंड ओवर किया जा चुका है कि हम सिंधु का पानी रोक रहे हैं। तो इसलिए हम खाली बात नहीं करते, हमें जो करना है वो करेंगे और दुनिया के सामने हम चीजें रख के करते हैं। ऐसे कोई छिपा के और मुंह छिपा के हम कोई काम नहीं करते जो पाकिस्तान के नेता करते हैं। ठीक है। तो जहां उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं, भारत से वार्ता करना चाहते हैं, तो ये वार्ता और आतंकवाद एक साथ तो नहीं चल सकती। आप हमारे निर्दोष आदमियों को घुस घुस के मारेंगे, इधर से उधर से छुप के चोरों की तरह घुस आएंगे हमारे देश में और फिर उत्पात मचाएंगे और दंगे करेंगे और आतंकवादी हरकतें करेंगे और हम चुप रहेंगे। ये कितने दिन चलेगा? बहुत दिन नहीं चल सकती ये चीजें। ठीक है। मैं समझता हूँ कि भारत ने काफी देर बर्दाश्त किया इन चीजों को और अब समय आ गया कि भारत
कड़े से कड़ा कदम उठाएगा। और एक भारत हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब ये दिखा दिया है कि हम इस मामले में अब पीछे नहीं रहेंगे, अब हमने बहुत बर्दाश्त किया है, अब हमारी बारी है, आप चलो तैयार हो जाओ। बिल्कुल सही तो कहा हम सर। देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है, वो छटाक भर के, चौवन्नी भर के, चटाक भर के बम लेकर, और अगर जो धमकी देगा तो हमारे पास भी ऐसी ताकत है। इस्लामाबाद अपना अस्तित्व बचाए रखे, हम तो यही चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई ऐसी हरकत पाकिस्तान करने को हमें मजबूर करे। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, और भारत में उतने ही मुसलमान हैं जितने पाकिस्तान में। लगभग 20 करोड़ आबादी उनकी है, 20 करोड़ आबादी हमारे यहाँ मुसलमानों की। तो अगर कहीं भी वो बम गिराएंगे, कुछ करेंगे, तो इस्लाम के फॉलोअर्स भी मारे जाएंगे उसमें। खाली हिंदू ही, सिख या जैन पारसी नहीं मारे जाएंगे, मुसलमान भी मारे जाएंगे। तो फिर अपनी बिरादरी के लोगों को भी मारना चाहते हैं, वो क्या उनका इस्लाम है? यही धर्म है, यही मजहब लेकर वो दुनिया में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। ठीक है, लौटूंगा सर। हमारा तो स्टेट धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, हमारे लिए तो सब लोग बराबर हैं। ठीक है, और हम इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे जब तक कि पाकिस्तान खुद बिल्कुल अपनी तरफ से कोई ऐसी हरकत न करे। लौटूंगा फिर से आपके पास प्रोफेसर साहब। मेजर साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर साहब, इन्हीं बातों को जो प्रोफेसर लल्लन जी ने कही बहुत बारीकी से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जानना चाहूँ, हमारा जो डिफेंस है वो टेक्निकली कितना स्ट्रांग है, और पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमारे पास परमाणु है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। टेक्निकली इन चीज़ों को कैसे देखा जा सकता है? भारत और पाकिस्तान कहाँ कहाँ पर खड़े हुए हैं न्यूक्लियर के नज़रिए से देखा जाए तो? देखिए, मैं सिर्फ एक बात बस स्पष्ट करना चाहूंगा कि न्यूक्लियर वेपन होना एक चीज है और उनका इस्तेमाल होना वो दूसरी। आप रशिया यूक्रेन की हालत देख लीजिए। क्या यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं? बिल्कुल नहीं है। रशिया के पास सबसे ज्यादा, आज विश्व में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, तकरीबन 5700 से भी ज्यादा, अमेरिका से भी ज्यादा। लेकिन क्या उसने इस्तेमाल किया? तो ये बोलना कि हमारे पास बम है, क्या ये वो मतलब जैसे उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बोलते रहते हैं, क्या ये वो या छिड़कने वाली चीजें हैं क्या ये? क्या ये उनके कई बार रेलवे मिनिस्टर बोलते रहते हैं हमारे पास ये बहुत सारे लंबी चौड़ी लिस्ट है सर। अगर वो इस्तेमाल करते भी हैं, देखिए ये चीज जो है कब इस्तेमाल हो सकती है? न्यूक्लियर वेपन तभी इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तो ये मोर ऑफ डेटरेंस ज्यादा है, ये वेपन्स है ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और अगर ऐसे हालात हैं जिस देश का अस्तित्व ही जब मिटने को हो, उस वक्त जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ऐसी हालात में पाकिस्तान आता है, युद्ध जब होगा तब की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर वो इस्तेमाल करेगा भी, तो क्या उसके बाद वो बचेगा? मतलब इंडिया में क्या रिटेलिएशन नहीं होगी? हमारी पॉलिसी रही है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है हमारे पास। और जैसे ही उनका न्यूक्लियर एक पहला एटम बॉम्ब भी जो है वहां से टेक ऑफ करेगा, या मिसाइल टेक ऑफ करेगी, या जहाज भी टेक ऑफ करेगा, जैसे भी वो गिराना चाहते हैं, उसी वक्त यहाँ से भी ऑटोमेटिक वो चीज रिटेलिएशन में मोड पर आ जाएगी। तो ये धमकियां देना इस तरीके की, और वो भी सीधा एटम बम, उनको मालूम भी नहीं है कि एटम बम का क्या होता है और कितना उसकी तबाही जो होती है। तो न्यूक्लियर का जो टेक्नोलॉजी जो आपने पूछी, टेक्निकल एस्पेक्ट, वो चीज मैं समझा। जी जी जी, ठीक है, ओके, लौटूंगा फिर से आपके पास। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जिस तरह से एक लंबी चौड़ी लिस्ट पाकिस्तान के इन मंत्रियों के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि कहना क्या है। एक मंत्री एक बयान दे रहा है, दूसरा मंत्री दूसरा बयान दे रहा है, तीसरा मंत्री तीसरा बयान दे रहा है, और प्रधानमंत्री आकर कह रहे हैं कि हम बात करेंगे। ये तमाम नेताओं के बयान तो साफ ये है कि उनके अंदर बौखलाहट है, कोई वो नियत नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन इन तमाम बयानों के बाद अब भारत का क्या कदम होगा कूटनीतिक रूप से? भारत का नज़रिया क्या होगा? क्या भारत भी इन बयानों को गंभीर ले रही है और लेना चाहिए इन चीज़ों को? देखिए, बयान तो अगर मंत्रियों के आते हैं, सरकार के लोगों के आते हैं, तो सीरियसली तो हमें लेना ही चाहिए। बिल्कुल, कोई बयान भी हमें हल्के से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के दिमाग खराब होते हैं वो कभी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, और कोई स्टेप उठा सकते हैं। हताशा में खास तौर से जब आदमी देखता है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, तो वो सोचता है कि चलो हम यही करके देख लेते हैं। तो इन चीजों को हल्के से तो हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें कोई पैनिकी होने की इससे आवश्यकता है, क्योंकि हम ताकतवर हैं, हम कोई कमजोर नहीं है, और हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसको हमारे पास हमारी स्ट्रेटेजी भी है, और हम उस स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं, जो धीरे धीरे हम उनको रास्ते पर अपने आप ले आएंगे।
अब देखिए, अगर पानी बंद हो गया पूरी तरह से तो उसका अंजाम क्या होगा? 80% आबादी जो 80% किसान जो पाकिस्तान के हैं, उनको भारत से पानी मिलता है। अगर भारत का पानी पूरा अच्छी तरह से बंद हो गया तो वहां पर रेगिस्तान जैसी हालत हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा और कोई फसल पैदा नहीं हो सकती। बिल्कुल। और फसल नहीं पैदा होते तो भूखों मरेंगे। ऑलरेडी पाकिस्तानी भूखों मर रहे हैं, दुनिया भर के सामने तो भीख मांग रहे हैं जाकर वो। राशन वहां पर है नहीं। आपने देखा होगा किस बार न्यूज आता है कि वो आटा के लिए दंगे होते हैं और लोग क्या 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 परेशानी में है। तो जिस देश में जनता भूखों मर रही है, अगर उसको वहां पर पानी देना बंद हो गया तो पानी भी नहीं मिलेगा उनको। अब सिंध की बात मैं आपसे करता हूँ। देखिए, सिंध नदी के पानी की जो बात, अब जो बिलावल भुट्टो का कल का बयान था, उसके पीछे एक बड़ा इतिहास भी है। बिल्कुल। उनका सिंध के ऊपर ही उनकी सारी इकोनॉमी डिपेंड करती है पंजाब की। जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है और सिंधु नदी के ऊपर उनकी सारी इकोनॉमी डिपेंड करती है। और अगर सिंध नदी का पानी बंद हो गया तो बिलावल भुट्टो की आवाज अपने आप बंद हो जाएगी। ये जो चिल्ला रहे हैं इस समय ना, इनके बाप इनके दादा ने भी तो ऐसे ही चिल्लाया था, आपको याद होगा। 1000 साल तक भारत को हम खून बहने देंगे, तो खून तो बाहर है भारत का ना 1000 साल से। तो ये बिलावल भी अगर कहते हैं तो हमें इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इनका पूरा खानदान ऐसे ही कहता रहा और ऐसे ही कहते कहते खुद मारे जाएंगे। जुल्फकार अली भुट्टो का क्या हाथ हुआ? उन्हीं के आदमियों ने उनको फांसी चढ़ा। अपने देश में ये तो एक रेयर घटना थी कि प्रधानमंत्री को फांसी पर चढ़ाया गया। तो ये बिलावल भुट्टो भी क्या बोलता है, ये तो जानता है स्थिति क्या है। और अगर भारत ने बंद कर दिया तो बाकी पानी जो क्या करेगा। तो हमें इन बातों से डरने की जरूरत नहीं। हमें कंसिस्टेंटली अपनी पॉलिसी पर चलना है कि हमने पाकिस्तान को पनिश करना है अब। और इसके लिए हमने पहला कदम उठा लिया है। बिल्कुल। वो कदम पानी न देने का है। इसके बाद जो हमने अटारी बॉर्डर पर इनके चेक पोस्ट बंद कर दिए, अब तमाम चीजें जो पाकिस्तान से आती थी वो सब बंद हो गई। तो भारत के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीजें पाकिस्तान से आती है हम कहीं और से ले लेंगे। सही बात। लेकिन उनके लिए तो फर्क पड़ता है। वो तो हमारी सीमा से सटे हुए, कहाँ से मार लाएंगे। और ऐसे भिखमंगे हैं, कौन उनको उधार देगा इस समय। और फिर रोज खाने पीने की चीजें उनको नहीं मिलेगी। जो चीनी है और ये आटा है और ये सब्जियां है और जो बहुत से जो खाने पीने का सामान इंडिया से डेली उनके पास जा रहा है अटारी बॉर्डर से और बॉर्डर से, वो सब बंद हो जाएगा। पाकिस्तान तो अपने आप घुटनों पर आएगा, देखिएगा थोड़े दिनों। ये जो इनके नेता चिल्ला रहे हैं इस समय, सब गिदड़ भपती है और हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हमें वी हैव टू बी कॉशियस। हमें बहुत हल्के से भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जिनके दिमाग में उन पर भरोसा नहीं किया, वो कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं। बिल्कुल। तो हमें उससे अपने आप को गार्ड भी करना है। बट वी आर नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ, देयर इज नथिंग टू बी पैनिकी। ठीक है, लौटूंगा फिर से मेजर जनरल आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद तुरंत मैं आपका रुख करूंगा। भारतीय सेना के खौफ में पाकिस्तानी सेना भी नजर आ रही है। और देखिए, मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना की बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। पीओके में नीलम घाटी हाईवे पर सेना की मूवमेंट बढ़ गई है। पाकिस्तान ने वहां पर मूवमेंट बढ़ा दी है। मुजफ्फराबाद से सैन्य बेस भेजे जा रहे पाक सैनिक, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। हालांकि वहां पर मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन इस मूवमेंट का क्या इंपैक्ट होगा, इसका क्या मायना होगा, ये आखिर पाकिस्तान करना क्या चाहता है, ये पाकिस्तान की तैयारी है, पाकिस्तान की बौखलाहट है, या फिर पाकिस्तान की बेवकूफ़ी है। कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश बेवकूफ़ी ही कर सकते हैं जो करते आ रहे हैं। चलिए, मेरे साथ दोनों खास मेहमान हैं। मेजर जनरल एसके सिंह जी हैं हमारे साथ और उन्हीं के पास जाना चाहूँगा। सर, मूवमेंट बढ़ गई है, जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से या जो सोशल मीडिया के ज़रिए खबरें सामने आती हैं उस आधार पर, तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान हलचल में है। ये पाकिस्तान की कहीं ना कहीं अब तैयारी है। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत कुछ बड़ा कर सकता है। जैसे अभी ललन प्रसाद जी ने भी कहा कि भारत को अब मौका मिला है, भारत को जवाब देना होगा। डिप्लोमेटिक जवाब हमने दे दिया है, डिप्लोमेटिक जो हमारे एग्रीमेंट्स थे उनको ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब भारत को डिफेंसिव को छोड़कर ऑफेंसिव जाना पड़ेगा। क्या ये स्थिति है भारत की, और भारत कितना मजबूत है पाकिस्तान के सामने इस मामले में? देखिए, ऑफेंसिव, शीतल जी, ये बताना है कि ऑफेंसिव इज द बेस्ट डिफेंसिव। एक्चुअली पॉलिसी जो है, ऑफेंसिव पॉलिसी इज द बेस्ट डिफेंस। बिल्कुल।
तो ऑफेंसिव तो हम अभी नहीं, बल्कि हम लोग पहले से ही हैं। ये जो सिंधु नदी का जो पानी रोकने की जो अभी से व्यवस्था आज तो ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है, लेकिन अदरवाइज आप देखें तो इसकी ऑलरेडी तैयारी तकरीबन 2016 से मोदी जी ने पहले से करके रखी हुई है। जितने डैम्स के कंस्ट्रक्शन होने हैं, चाहे वो इंडस, ये किशन गंगा रिवर है जो कि JNK में है, ये इंडस रिवर का, तो ये यहाँ पर और भी नदियां हैं, वहां पर डैम है, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। कोई ये नहीं है कि आज से अब तैयारी शुरू करेंगे तो जिसका कि असर 3-4 साल बाद होगा। इनको असर जो है अभी तुरंत ही नजर आने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। डीसिल्टिंग वर्क भी शुरू हो गया है। और दूसरी बात रही कि ये जो मोबिलाइजेशन जो कर रहे हैं तो बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पोस्टर के ऊपर वहां पर अपनी तादाद को बढ़ाएंगे। जितने भी इनके जो टेररिस्ट कैंप्स हैं जो कि POK के इलाके में हैं, और इनके जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो हिंटरलैंड में हैं इनके, वहां से इन सब लोगों को हटाएंगे, खाली करेंगे, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इन पर कहीं ना कहीं स्ट्राइक होगी। लेकिन भारत उस वक्त वार करेगा, उस वक्त चोट पहुंचाएगा जब ये लोग टाइम एंड प्लेस, ये हम लोगों को सरप्राइज जो रहेगा वो सबसे ज्यादा देगा। ये तो इस समय वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस समय भारत अभी कुछ करने भी वाला है। तो क्या इसकी तैयारी शुरू हो गई है? डिप्लोमेटिकली चीजें हो रही हैं भारत की तरफ से? नहीं, तैयारी तो देखिए हर लेवल पे ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि इंडियन आर्म फोर्सेज जो है वो चुपचाप बैठे हैं और वहां से मोबिलाइजेशन हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग, हम लोग तो हर वक्त तैयार हैं, और बाकी तैयारियां ये मतलब अंडर द कारपेट सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इतना बात मैं बताना चाहूंगा। जहां तक देखिए इनके एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे सूत्रों के हिसाब से जो मुझे पता चला है कि इनके जो जितने जनरल्स हैं, जितने टॉप जनरल्स हैं, चाहे वो जनरल मुनीर हो, चाहे इनके आर्मी कमांडर्स हो, कोर कमांडर्स हो, इन्होंने सब अपनी मैच कर दिया है। कहाँ? क्योंकि इनके दूसरे घर हैं, किसी का इंग्लैंड में है, किसी का अमेरिका में है, और किसी के अन्य देशों में है, तो ऑलरेडी भेज चुके हैं, और उनको बोला अगर मौका लगेगा तो हम भी आ जाएंगे। तो ये हालत है इनके जनरलों की। और अगर युद्ध अगर हुआ तो ये लोग तो सबसे पहले छोड़ के भागेंगे, तो लड़ाई क्या करेंगे? बिल्कुल, और उनको पता भी है भारत। सर, मैं एक और जवाब आपसे जानना चाहता हूं मेजर जनरल साहब। बालाकोट एयर स्ट्राइक जब की, या उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, ये दोनों चीज़ें हमने आजमाई हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान बदलने के लिए तैयार नहीं, पाकिस्तान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान को अपनी जनता की कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ अपनी सेना की, मिलिट्री की टेंशन है कि मिलिट्री कैसे सरवाइव करेगी देश के अंदर। इसको लेकर ये सब किया जा रहा है, ये सब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अब हमारे पास रास्ता क्या है इन चीज़ों को छोड़कर? एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक की तमाम चीज़ें, क्योंकि अब जिस तरह से आक्रोश और गुस्सा पूरे देशवासियों के अंदर है, तो क्या रास्ता है भारत सरकार के पास में? देखिए, अब प्रधानमंत्री के शब्दों को जो है एक तो लाइटली नहीं लेना चाहिए। जब उन्होंने बोला कि कल्पना से भी अधिक इसका जवाब दिया जाएगा, तो आप उसे समझ गए होंगे कि किस लेवल की तैयारी है। ये सर्जिकल स्ट्राइक तो अब जो है उस मामले में बहुत छोटी मोटी चीजें होगी, कि जैसे कि कोई एक बम, ये अपना आर्टिलरी की कोई गन फायर कर दे, ये छोटी मोटी चीजें, ठीक है। अब होगी बड़े लेवल की कार्रवाई, डिप्लोमेटिकली पहले होगा। युद्ध जो है हर चीज का आखिरी विकल्प होता है, तो वो युद्ध जो होगा वो बिल्कुल लास्ट। लेकिन पहले इनको जो है इसी तरीके से टाइट किया जाएगा। अगर ये टाइम पर नहीं आएंगे फिर भी घटनाएं ये और होती, तो युद्ध जो है जरूर होगा, कहीं ना कहीं होगा जरूर। और उसमें एक चीज और मैं साथ बोलना चाहूंगा कि देखिए, ये जो POK का जो इलाका है, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि ये हमारा इलाका है, बिल्कुल सही भी बात है, जम्मू कश्मीर का इलाका है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस पर हम लोगों को कार्रवाई करने से कौन रोकता है? सीज फायर वायलेशन ये हुआ था, देखिए अभी महीना 1.5 महीना पहले, उसी समय सीज फायर वायलेशन ये लोग तब करते हैं जब किसी इन्फिल्ट्रेशन इनके मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को जो है अंदर भेजने की कोशिश होती है, और ये उस वक्त हुई है। प्रोबली कहीं ना कहीं कोई लैप्स हुआ, या तो हमने उसको हल्के से लिया गया, और ये पूरी तैयारी के साथ इस तरीके की बड़ी घटना जो है बिना प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, और जिसमें कि लोकल्स भी शामिल हों, ये 2 दिन में नहीं हो सकती। ये पहले से प्लानिंग, वेल प्लान्ड ये अटैक है। लेकिन इसके रिपरकशन पाकिस्तान नहीं सोचे कि इसके बाद होगा क्या। अभी एक चीज और जो बनने की गई है डिप्लोमेटिकली, वो है ट्रेड। तकरीबन 7,000 करोड़ का जो है पूरे साल का ट्रेड होता है पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो भी अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी बंद कर दिया जाएगा। तो इनके खाने के लाले पड़ेंगे, इनकी इकोनॉमी वैसे डाउन है। इनका एक देश है जो इनको बचा सकता है, वो है चाइना। चाइना भी
न्यूट्रल पॉलिसी रखेगा, जैसे कि उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसी है, किसी भी देश के साथ कोई भी देश अगर युद्ध करेगा तो वो ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कुछ करेंगे। हमने पहले देखा भी, चाहे वो 99 ले लीजिए, चाहे वो 71 ले लीजिए, तो ये ज्यादा उनको सपोर्ट कहीं से मिलने वाला है। सारे जितने बड़े बड़े देश हैं आज वो भारत के साथ खड़े, जितने इस्लामिक देश हैं वो भारत के साथ खड़े और फ्री हैंड दे रखा है कि आप करिए अपने लेवल पे इनको सॉर्ट आउट। इससे बड़ा संदेश और क्या? प्रोफेसर साहब, बहुत बढ़िया बात अभी कही मेजर जनरल साहब ने कि एक चाइना हो सकता है जो पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ा सकता है। सैन्य मदद चाइना की तरफ से होती है, आर्थिक मदद चाइना की तरफ से होती है, बाकी खाद्य मदद चाइना की तरफ से होती रहती है। एक टर्की ऐसा देश है, वो पाकिस्तान के साथ मदद करता है, इस्लामिक देश है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन क्या चाइना वो रोल निभाएगा पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है? तो क्या चाइना किस तरह की भूमिका निभाएगा? हालांकि मेजर जनरल साहब कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल चलेगा, क्योंकि उसका भारत के साथ भी व्यापार है, भारत के साथ भी ट्रेड है, वो चीज़ें भी देखनी है। पाकिस्तान के साथ तो चाइना को कुछ उपलब्ध होगा नहीं, मिलेगा नहीं, मिलना तो भारत से ही है, उसको ज़्यादा फायदा भारत के। तो क्या चाइना सिर्फ फायदे की तरफ बढ़ेगा? चाइना को ऐसे लगेगा कि भारत के साथ फायदा है तो भारत के साथ, या न्यूट्रल अपना जो पॉलिसी है वो न्यूट्रल ही अपनाएंगे? तो क्या पूरा सिनेरियो बन रहा है इस नज़रिए से? नहीं, देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है इस समय चाइना भी कोई बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली स्थिति में नहीं है। उसकी अपनी इकानमी डवाडोल हो रही है। अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है। चाइना के पोर्ट्स पर अरबों रुपए के माल सड़ रहे हैं, कोई खरीदार नहीं है। ऐसे में भारत एक बहुत बड़ा खरीदार अभी भी है और बहुत सारा माल चाइना से भारत आ रहा है और भारत से जो वित्तीय संबंध है चाइना के बहुत बड़े हैं। चाइना का भारत इस वक्त सबसे बड़ा पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है। तो चाइना अगर इस मामले में दखल देता है और पाकिस्तान का साथ देता है तो चाइना के लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होंगे। आप एक कल्पना कीजिए कि मोदी ये डिसाइड कर देते हैं कि हम चाइना से कोई माल नहीं खरीदेंगे। अब एक तरफ अमेरिका ने कह दिया कि हम नहीं, चाइना से उसने 200%, 250% लगा दिए हैं टैरिफ, और इंडिया कहता है हम चाइना से माल नहीं खरीदेंगे। तो चाइना कहाँ जाएगा, किसको बेचेगा? जितना माल चाइना बना रहा है उसकी खपत दुनिया में कहाँ होगी? हिंदुस्तान से बड़ा कोई बाजार दुनिया में नहीं इस समय। पूरे यूरोप का बाजार हिंदुस्तान के बराबर है इस समय। जो हिंदुस्तान की मिडिल इनकम की आबादी है वो पूरे यूरोप की आबादी के बराबर है। तो आप बताइए, इतना बड़ा बाजार और जिसमें चाइना का इतना माल खप रहा है और लगभग 100 अरब का ट्रेड डिफिसिट है, यानी चाइना इतना माल हमें बेच चुका है और हम उसको पैसा नहीं दिए, हम दे दिया। क्या चाइना ये? मैं आपके पास पाकिस्तान के रेल मंत्री का बयान जरा अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है भारत को लेकर और परमाणु को लेकर, खास तौर पर क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। मैं एक वफाकी वजीर की हैसियत से कहता हूं और एक जिम्मेदार की हैसियत से कहता हूं कि आप हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो फैसला किया है ये पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी है। दिलेरी के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ने, कमांडर इन चीफ ने, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, जिसके सारे लोग शामिल हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, सब की तर्जुमानी की है। और उनकी तर्जुमानी करते हुए मैं कह रहा हूं आपको, उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफ़ा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफ़ा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूँ, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूँ, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप हमारा
अफवाहें, क्योंकि ये रेल मंत्री हनीफ अब्बासी का बयान है जो आपने सुना, और उन्होंने जिक्र किया कि जो 130 एटॉमिक बॉम्ब है या जो परमाणु शक्ति है वो भारत की तरफ, दोनों ने, शायद आपने सुना सर ये बयान, और अब कुछ कहना नहीं है, मतलब ना हंसी आती है ना कुछ पाकिस्तान की किस तरह से ये बयान आते हैं, ना कोई सोच समझ है। मुझे हंसी जरूर आती है कि किस तरीके से मतलब गैर जिम्मेदारी चीजें बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आपका रिएक्शन लूंगा सर, इसी पर रिएक्शन लूंगा आपका मैं। नहीं, इस पे यही है कि देखिए, आफ्टर वो अपनी एटॉमिक बॉम्ब की जो धमकी देना चाह रहे हैं, तो क्या इंडिया के पास नहीं है? क्या इंडिया की मिसाइल्स और इंडिया के जो और जितने भी मिसाइल्स हैं हर लेवल की अपने पास 6,000 रेंज किलोमीटर तक की है, जैसे पूरा पाकिस्तान क्या उसके आगे भी जो है पूरा कवर करता है। तो क्या मतलब वो कहीं और अमेरिका या कहीं रूस की तरफ फेस है क्या? देखिए, ये चीजें रिटेलिएशन में उसके लिए भी ये तैयार हो जाए। अगर ये जंग की तैयारी हमें बोल रहे हैं, हमारी तो ऑलरेडी तैयारी हो रखी है। आप अपनी तैयारी करिए, इनके पास 3 दिन से ज्यादा लड़ने का एम्युनिशन नहीं है, और ये धमकी देना चाह रहे मिसाइल की, क्योंकि भाई मिसाइल तो इनके पास तैयार पड़ी है ना, क्योंकि इनके पास 3 दिन से ज्यादा, जो मेरी सूत्र के अनुसार जो इन्फॉर्मेशन है, 3 दिन से ज्यादा एम्युनिशन स्टेट इनका बिल्कुल जंग कर ही नहीं सकते, ये हालत है। ठीक, और इकोनॉमिकली ये हालत है कि उसको आगे बढ़ा भी नहीं सकते। ओके प्रोफेसर लल्लन साहब, इसी पे आपका भी एक आखिरी कमेंट लूंगा, समय थोड़ा कम है, थोड़ा जल्दी से बताइएगा। जिस तरह से रेल मंत्री कह रहे हैं कि भाई हम तो तैयार हैं, हमने भारत की तरफ उनका रुख रखा हुआ है भारत के लिए, और उनका इस्तेमाल भी भारत की तरफ करना, एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने कही है कि आपको पता भी नहीं हमने कहाँ पर उनको रखा है, किस जगह पर रखा है, और जो उनका एक अमेरिका के साथ एग्रीमेंट है वो भी ज़रा बताइएगा। वही तो, ये बातें तो सबको पता है कि भाई आपके पास न्यूक्लियर वेपन है और आपने कहाँ छिपा के रखा है, और शायद आज की दुनिया में कोई चीज छिपाई नहीं जा सकती। ऐसी टेक्निक आ गई है कि कोई चीज कहीं भी आप छिपा के रख सकते हैं, वो पता लग जाएगा आपने कहाँ रखा है। देखिए, इजराइल ने घुस घुस के मारा है लोगों को, घर में जाके लोग छुपे हुए थे अपने बिस्तर के नीचे, उसके नीचे जाके मार दिया है। तो ये तो अब कहने वाली बात रह गई कि हमने छिपा के रखा है, और उन्होंने नाम दिया है गजनी का और फलाना ढकाना, जिन लोगों ने हिंदुस्तान पर हमले किए हैं। ये सिर्फ उनकी नफरत की राजनीति है, जो हमारे प्रति उनकी जो नफरत है। लेकिन जहां तक उनकी तैयारी की बात है, उनकी हिम्मत की बात है, तो एक ही बात मैं कहता हूँ कि आपने तो जो आपके मेजर जनरल और जो आपके आर्मी के चीफ हैं, अपने परिवार को हटा दिया। इतना डर पैदा हो गया कि हिंदुस्तान पता नहीं क्या करने वाला है। वही नहीं, हमने तो सुना है कि वहाँ के और भी मेजर वगैरह जो आर्मी के बहुत लोग हैं, तमाम लोगों ने अपने परिवार को वहाँ से इंग्लैंड भेज दिया, यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, क्योंकि इन लोगों ने तो सब जगह अपने अड्डे रहने के बनाए हैं, भागने की छिपने के। तो ये तो भागने की तैयारी में पहले से ही है। ठीक है, नेता क्या कहेंगे? और फिर पाकिस्तान में शासन है किसका? इनका शासन है या जो नवाज जो शरीफ है उनका शासन है? समय थोड़ा कम है। इनकी हुकूमत है या मेजर की हुकूमत है? ये तो दोनों आपस में इनकी नहीं बनती। और ये तो जब मेजर चाहता है तो वहाँ की गवर्नमेंट गिरा देती है, मिलिट्री चाहती है तो गवर्नमेंट गिरा देती है। ऐसी गवर्नमेंट कहाँ टिक सकती है? मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता ललन जी, भारत एक डेमोक्रेसी है, एक पावरफुल डेमोक्रेसी है। और यहाँ पर चीजें बहुत कोऑर्डिनेटेड ढंग से होती है। ऐसा नहीं होता कि मिलिट्री वाले कुछ ऐसा कहें और मिनिस्टर ऐसा कहें और फिर कहें कुछ और करें। ठीक है सर, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान इस तरह के आ रहे हैं। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता सर, लेकिन थोड़ा समय कम है। मेजर जनरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर ललन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और बहुत बहुमूल्य बातें कही। लेकिन पाकिस्तान की इन धमकियों को या पाकिस्तान की इन बयानों को हम हल्के में नहीं ले सकते। पाकिस्तान की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो उसको नहीं समझते। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकता है बेवकूफ़ी की वजह से, तो हम इनको हल्के में नहीं ले सकते। अगली बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे, और ये बड़ी जानकारी है। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी ने बोला है, आज एक मन की बात की, और आतंकी हमले से मन में गहरी पीड़ा है। पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों की कुठित कायरता दिखती है। पीएम ने यह कहा है, उन्हें जम्मू कश्मीर का विकास पसंद नहीं आया आतंकियों को, और वो इस तरह से हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। आतंकी हमले से हर भारतीय में गुस्सा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है, आतंकियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। आतंक के खिलाफ पूरा देश है, पक्ष विपक्ष कोई भी हो। भारत का आक्रोश पूरी दुनिया में दिख रहा है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलकर रहेगा। आतंकी हमले के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ है, जिसका प्रमाण कई बार हम आपको दे चुके हैं।
पीएम मोदी ने रेडियो शो मन की बात के 121वें एपिसोड की शुरुआत पहलगाम में मारे गए लोगों को याद करते हुए की। उन्होंने कहा कि इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरे विश्व ने संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले से देश के लोगों का खून खौल रहा है, पीड़ित परिजनों को न्याय जरूर मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक अच्छे से चल रही थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को यह रास नहीं आया। पीएम ने पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिया है, कहा कि इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा। सुनिए। मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, तो पहलगाम हमले के बाद देश भर में विदेशी नागरिकों पर एक्शन जारी है और गुजरात में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में लिए गए हैं। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में इस वक्त कार्रवाई हो रही है। हरियाणा में 460 पाकिस्तानियों को निकालने के आदेश जारी किए हैं। गृह मंत्री के आदेश के बाद विदेशी नागरिकों पर यह कार्रवाई हो रही है। असम में पुलिस ने 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया और हरियाणा में हिरासत में लिए गए 460 पाकिस्तानियों में ज्यादातर हिंदू हैं। उत्तर प्रदेश में 4 पाकिस्तानी महिलाओं को वापस भेजा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है, राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और वापस भेजें। गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया है। यही वजह है कि हर राज्य में अब ये अभियान और भी तेज हो गया है। शुरुआत इसकी गुजरात से हुई कल, जब रातों रात वहां पर 400 से 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। उसके बाद यह संख्या और बढ़ गई और लगभग 1000 के आसपास पहुंची है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अभिषेक अलाव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनसे ज़रा जानकारी लेते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं। इस वक्त जो कदम भारतीय सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये किस प्रकार से भारत को आगे आने वाले समय में सुरक्षा के नज़रिए से बहुत अच्छे साबित होंगे, ये देखना होगा। डॉक्टर अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत सर, आपने समय दिया। डॉक्टर अभिषेक जी, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जो मुहिम है वो शुरू हो चुकी है। पहला बम जो है वो पानी का फोड़ दिया है और
उस वजह से पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि जो भी पाकिस्तानी भारत में रहता है, वीज़ा के थ्रू भी आया है, उसे भी अब घर वापस जाना होगा, पाकिस्तान जाना होगा, यहाँ पर कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन इस बीच अब गुजरात से शुरुआत हो चुकी है, वहाँ पर कई सारे बांग्लादेशियों को पकड़ा है, कई सारे पाकिस्तानियों को अब पकड़ा जा रहा है। तो क्या आपका कहना रहेगा, क्या ये एक ऐसा कदम है जो आने वाले समय में हम इन लोगों को भारत से अपने अपने देशों की तरफ रवाना कर सकते हैं? सर्वप्रथम प्रणाम शीतल जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। और ये जो सरकार ने किया है ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। शायद ये पहले होना चाहिए था। ये आतंकवादी घटना के बाद ये टू लेट टू लिटिल है, पर फिर भी शुरुआत हो चुकी है। एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 3 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में हैं। ये तो लीगल्स वालों को जिनके वीजा है उनको वापस भेजा जा रहा है ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि ये भी गायब हो जाया करते थे भारत में आके, तो इनको ढूंढ ढूंढ के वापस भेजा जा रहा है। परंतु हमें ये समझने की जरूरत है कि 3 लाख के आसपास इलीगल इमिग्रेंट्स आज भी भारत में हैं, और हमारे पास अभी तक सरकार ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना पाई है जिससे कि इन लोगों को इनके देशों में डिपोर्ट किया जा सके, जिस प्रकार अमेरिका कर रहा है। हमें इस तरह के एक बड़े कंसंट्रेशन कैंप्स की जरूरत होगी, जैसे चाइना में है। इनको या तो रीएजुकेट करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे रखना भी है तो कुछ एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो कि अभी तक नहीं है। एनआरसी की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। ये आप समझ लीजिए, इलीगल इमिग्रेंट्स को खत्म करने के लिए एक ही तरीका है, एनआरसी। और एनआरसी पे अभी तक भी ये सरकार अपने पैर पीछे खींच रही है। अगर एनआरसी आती है और इंप्लीमेंट होती है, आप देखिएगा इस देश की सुरक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बेहतर होगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभिषेक जी आपने कही कि बहुत पहले ही इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन कभी कभी सवाल भी जब उठते हैं तो ये मन में आता है कि भाई आज तक ये कार्रवाई हुई क्यों नहीं, क्योंकि काफ़ी देर से रह रहे हैं। तो मतलब सरकार खुद चुप थी, सरकार करना नहीं चाहती थी। अब जब इतना बड़ा हमला हुआ उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है, तो किसी के संज्ञान में तो ये होगा कि भारत में इतने सारे इलीगल लोग रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं। देखिए सरकार से कुछ नहीं छुपा शीतल जी। आप और हम तो थोड़ी बहुत अपनी इन्वेस्टिगेशन से, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से जो कुछ जान सकते हैं वो हमें मालूम है। गवर्नमेंट के पास सारा डाटा मौजूद है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की आंखों से कुछ छुपा हुआ है, केवल इच्छा शक्ति की कमी है। क्योंकि बीजेपी के द्वारा किए गए इस तरह के कोई भी कदम को अपोजिशन के खिलाफ कदम दिखा देता है। जैसे कि सीएए का मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं था, एनआरसी का मुस्लिमों से लेना देना केवल इसलिए क्योंकि ज्यादातर 99% जो इलीगल इमिग्रेंट्स इस समय भारत में है वो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और उन्हें वापस भेजना इस देश के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर इस देश की सुरक्षा आपकी प्राइम आपका इंटरेस्ट है, देश की सुरक्षा, और भारत सरकार शायद इस डर से कि कहीं हमारे ऊपर एंटी मुस्लिम होने का और जैसे कि इस्लामोफोबिक होने का और राइट विंगर होने का अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से एक प्रोपोगेंडा चलाया जाता है। राहुल गांधी हर साल विदेश जाके, अमेरिका जाके कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, हिंदू फैशिस्ट राज कर रहे हैं। तो सरकार हिंदू फैशिस्ट, मुझे इस पे हंसी आती है, ये सरकार की नीतियां बहुत हद तक कांग्रेस 2.0 जैसी ही मेरे को नजर आती है। कांग्रेस से कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पर हाँ ये जो आतंकी हमला हुआ इसने पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ दिया शीतल जी। तो ऐसा मुझे लगता है जिस हिसाब से अब कार्रवाई शुरू हुई है तो ये आगे तक अभी आगाज हो गया है, अंजाम तक ये पहुंचेगी। लेकिन क्या अंजाम तक पहुंचेगी, सवाल यहां पर भी फंसता है। अभी तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, अब अगला स्टेप क्या होगा, क्या कदम होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभिषेक जी जिनके पास भारत के आधार कार्ड पकड़े गए हैं, जिनके पास भारत के डॉक्यूमेंट्स उनके पास बने हुए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए, क्यों आए, किस वजह से आए, कुल मिलाकर इनडायरेक्टली ये राजनीतिक मफाद या राजनीतिक फायदे के लिए ही किया जाता है, उसके अलावा कोई और बड़ा कारण है नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ये सही समय है? शीतल जी, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां मैंने पर्सनली खुद जाके रिसर्च करी है और खुद देखा है, वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस लाने के लिए, मैं नाम लूंगा तो शायद विवाद हो जाएगा, मैं एक हिमाचल प्रदेश का आपको एग्जांपल दे देता हूं। वहां के
कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे बहुत कम जनसंख्या है। हम लोग बहुत बड़े, मतलब हमारे यहाँ तो यूपी में अगर आप देखें तो एक लोकसभा में 14 लाख 15 लाख इतने वोटर्स होते हैं। वहां पे एक लोकसभा में 30,000 40,000 इतने वोटर होते हैं। वहां पे मुस्लिमों की बस्तियां बसाई जा रही हैं इलीगली, उनको राशन कार्ड दिए जा रहे हैं, उनको आधार कार्ड दिए जा रहे हैं। एक हिंदू, हम जाके वहां पे राशन कार्ड नहीं बनवा सकते, परंतु मुस्लिम कैसे, बाहर से आया हुआ मुस्लिम कैसे आधार कार्ड ले जा रहा है, किस तरीके से राशन कार्ड वो वहां पे ले पा रहा है, ये मतलब ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, डेमोग्राफी का बहुत बड़ा षड्यंत्र और बहुत बड़ा नेक्सस है। इस वजह से ये षड्यंत्र के चलते ये सब करवाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अभिषेक अल्हावत जी, हमारे साथ ज्वाइन हुए और आपने बहुमूल्य बातें रखी। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है भारत के लिए, यानी जो इलीगल इमिग्रेंट्स लोग आते हैं, जो इलीगली आ रहे हैं, अवैध रूप से आ रहे हैं और उन्हें आधार कार्ड मुहैया करवाए जा रहे हैं, उनके सभी जो डॉक्यूमेंट्स, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बना कर दिए जा रहे हैं। तो इसके पीछे मंशा साफ है कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा नेक्सस है और पूरे प्रोपेगेंडा के तहत इनको बसाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, न्यूज़ एट 1 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहे।